हेलो बच्चों, आज से मैं शुरू करने वाली हूँ हमारी बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज। तो इसमें हमारा पहला लेक्चर जो है वो है हमारा चैप्टर 4 विद इन योर स्टेट बोर्ड के बुक पे, जो बायोलॉजी के बुक में जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी ये जो चैप्टर है हमारा, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और नीट के हिसाब से, दोनों की व्यू में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें नीट में भी बहुत सारी एमसीक्यू इस चैप्टर पे आ सकते हैं, बोर्ड में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे, ये जो पूरी टर्म्स है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये जो आती है पूरी स्टडी, ये हम इसको कहते हैं जेनेटिक्स स्टडी, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो जेनेटिक्स है, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, ये फर्स्टली किसने दी थी? साइंटिस्ट बैट्सन ने ये टर्म दी थी जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स जो है ये है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब इस पे हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हम हेरिडिटी स्टडी करेंगे, इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे और वेरिएशन स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक के डेफिनेशन में ये दोनों भी टर्म्स आ गई है कि जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस भी स्टडी करते हैं, वेरिएशन भी स्टडी करते हैं और हेरिडिटी भी स्टडी करते हैं। अब इसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वो है हेरिडिटी। तो हम किसे हेरिडिटी कहते हैं? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है और ये ऐसे मेथड है जिसमें पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होने के टाइम पे जो पेरेंट रहते हैं, उन पेरेंट में से जो कैरेक्टर्स है, उनके जो जीन्स है, वो जीन्स जो है बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वो जीन्स के थ्रू ये जो कैरेक्टर्स है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेड्स। हम कहते ना, हमारे घर में किसी को अगर डायबिटीज़ है, हमारे घर में हेरिडिटी है, किसी को और कुछ हो गया, उसमें हम कहते हैं कि हेरिडिटी है, भाई भाई हो जाता है ऐसा, इसका मूड ऐसा ही रहता है, हेरिडिटरी है। तो ऐसे जो टर्म्स रहते हैं हम कहते हैं जो पेरेंट्स से कैरेक्टर जो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना कैसा है? लाइक बिगेट्स लाइक। इट मीन्स जैसे कि ह्यूमन बेबीज आर लाइक द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के जो बच्चे रहते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं, कैट्स के जो रहते हैं वो कैट्स की तरह, डॉग्स के जो रहते हैं वो डॉग्स की तरह रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइक बिगेट्स लाइक। मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। पेरेंट्स के थ्रू उनके जो कैरेक्टर्स है वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, अभी हमारे नेक्स्ट टर्म है वेरिएशन। अभी हमने हेरिडिटी में तो कह दिया है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में से है वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है वो उसी तरह उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए। उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऐसे नहीं होता कि पूरे के पूरे जीन्स या पूरे के पूरे सभी के सभी जैसे कि वैसे कैरेक्टर्स वो ट्रांसफ़र हो रहे, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। तो ये जो चेंजेस रहते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। मतलब बच्चों में और पेरेंट्स में जो डिफरेंसेस रहते हैं, अभी ऐसे तो नहीं होते हैं कि पूरे के पूरे हम पिताजी की तरह है, पूरे के पूरे माँ की तरह है, ऐसा तो कभी नहीं पॉसिबल। ऐसा होता है नहीं कि पूरे की पूरा वैसे कि वैसे हम, हमारा जो मूड है वो उनके तरह रहता है, हमारा एटीट्यूड जो है उनकी तरह रहता है, दिखने में भी उनकी तरह है, हर एक हमारी जो कैरेक्टर है उनकी तरह है, ऐसा तो नहीं होता। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स मैच होते हैं लेकिन पूरे के पूरे कैरेक्टर्स उसमें मैच नहीं होते। तो ये जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएशन। मतलब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। अब हम सभी के सभी ह्यूमन बींग्स है, मतलब हमारी स्पेसीज एक है, एक ही स्पेसीज के हैं हम, लेकिन एक ही स्पेसीज के होते भी हर एक ह्यूमन बींग सेम है क्या? हर एक आदमी दूसरे आदमी की तरह दिखता है क्या? नहीं, उसमें वेरिएशन है। उसके कैरेक्टर्स अलग है, वो दिखने में अलग है, उसका एटीट्यूड अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन हेरिडिटी है लेकिन वेरिएशन आ जाता है, तो उसके रीजंस क्या है? तो ये जो वेरिएशन है वो किस वजह से आता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, मतलब पेरेंट्स से जो बच्चों का फॉर्मेशन होता है, तो वो कैसे होता है? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ओके, तो जब गैमेट फॉर्मेशन पे मेयोसिस होता है, उसमें मेयोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, या जीन ट्रांसफ़र होते हैं, वक्त म्यूटेशन होता है, उसमें जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। कुछ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं जिनकी वजह से जो जीन के एक्सप्रेशन है उस पर अफेक्ट हो जाता है। तो ये जो सारे
रीजन से, इसकी वजह से आ जाता है वेरिएशन। ये जो चेंजेस आता है हर एक ह्यूमन बींग में, चेंजेस जो आ रहा है और हर एक ऑर्गेनिज्म जो अलग रहता है दूसरे से, वो किस वजह से होता है? ये वेरिएशन के। और इसके रीजन से क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है इनहेरिटेंस। ओके, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम क्या बताया? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमने हेरिडिटी देखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है ये जिस प्रोसेस से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, इसकी जो प्रोसेस रहती है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसका जो पैटर्न रहता है, कितनी परसेंट में ट्रांसफर हुए, कैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये जो प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ट्रांसफर होने को हम कहते हैं हेरिडिटी, कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो गया, इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। लेकिन इसकी जो प्रोसेस रहती है, कौन से प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, हेरिडिटी है, इनहेरिटेंस है एंड वेरिएशन है। ओके, समझ में आ गया आपको? अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आगे आप हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। उसमें फर्स्ट है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रीगर जॉन मेंडल। इस चैप्टर में हम मेंडल का ही वर्क देखने वाले हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उसमें जब अगेन मेंडल के बाद जो वर्कआउट वगैरह हुआ तो उसके लिए जो उसको हम करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है हमारे डब्ल्यू बैटसन। ओके, उसके बाद जेनेटिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जेनेटिक्स टर्म के स्टडी करने के लिए, जेनेटिक्स पैटर्न स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। मीन्स ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स में जो टर्म्स है वो प्रूव किए। तो वो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो है हमारे टी.एच. मॉर्गन। ओके, अब हम देखेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स मेंडल्स का क्या क्या वर्क है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट इज ग्रीगर जॉन मेंडल। तो इनका जन्म हुआ था 1822 में और उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में एट द सिलेसिया विलेज, दैट इज 22 जुलाई 1822। ओके, so the Mendel worked in the Augustinian Montessori as the priest or monk in the Brunn city, Austria. ओके, अभी उन्होंने जो वर्क किया मेंडल ने, उनका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1856 टू 1863। 1856 टू 1863, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ड्यूरेशन क्या था वर्कआउट का? पूरे 7 सालों तक इन्होंने कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने उनके जो लॉज है वो एक्सप्लेन किए। पहले वर्क किया उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उनका वर्कआउट, उनके जो लॉज एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पूरे 7 साल तक वर्कआउट किया। उसका पीरियड है 1856 टू 1863। अभी उन्होंने जो प्लांट्स लिया था उनके स्टडी करने के लिए, तो वो है हमारा पायसम सटाइवम, गार्डन पी प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज बॉटनिकल नेम, पायसम सटाइवम। ओके, जो मेंडल ने उनका जो वर्कआउट किया था, उनका जो वर्क था, उन्होंने वो पब्लिश किया और प्रेजेंट किया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड ऑल्सो पब्लिश्ड हिज वर्क। मैंने उन्होंने उधर प्रेजेंट किया, ओरली प्रेजेंट किया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसमें, और पब्लिश किया उनका वर्क एनुअल प्रोसीडिंग्स एज द पेपर। और उसका उनके पेपर का टाइटल था, मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने एक पेपर के फॉर्मेट में तैयार किए थे उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इन्होंने ये पब्लिश किया 1865 में। मतलब उनका काम खत्म हो गया था 1863 में, उसका पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन हुआ 1865 में, 2 साल बाद। ओके, मेंडल डाइड इन 1884, उनकी मौत हो गई थी 1884 में। उनके डेथ के 16 साल बाद उनका जो वर्क है वो एक्सप्लोर हुआ, मतलब दूसरे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे उन्होंने उनका वर्क क्या किया, कंटिन्यू किया उनके मौत के 16 साल बाद। ओके, इन 19th सेंचुरी द 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क। 3 अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया, जो मेंडल्स का वर्क था, ग्रीगर जॉन मेंडल का जो वर्क था वो क्या किया, रीडिस्कवर किया। तो उनके नाम है कार्ल कॉरेंस। ही कैरिड आउट द वर्क ऑन मेज प्लांट टू प्रूव द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल ने एक्सप्लेन किए थे।
मेंडल्स वर्क वॉज रिपब्लिश इन 1901 इन द मैगजीन फ्लोरा। फ्लोरा जो मैगजीन है उसमें मेंडल का वर्क फिर से एक बार क्या हुआ, रिपब्लिश हुआ। ओके। दूसरे जो साइंटिस्ट है वो है हमारे हुगो दी वेरिस। पहले है हमारे कार्ल कोरेंस हु वर्कड ऑन द मेज प्लांट, देन द हुगो दी वेरिस हु इज फ्रॉम द हॉलैंड। हॉलैंड के थे वो। एक्सपेरिमेंट्स ही कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द इवनिंग प्राइमरोज एंड पब्लिश द मेंडल वर्क। उन्होंने अलग प्लांट पे वर्कआउट किया, दैट इज द इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया और उनका मेंडल का वर्क फिर से रिपब्लिश किया। कोरेंस ने भी मेज प्लांट पे वर्क करके मेंडल का वर्क फिर से रिपब्लिश किया दिया। हुगो दी वेरिस में अलग प्लांट लिया, इवनिंग प्राइमरोज लिया और उस पर क्या किया, फिर से मेंडल का वर्क रिपब्लिश कर दिया। तीसरे जो साइंटिस्ट है वो है इरिच वॉन टेशमार्क। वो ऑस्ट्रेलिया के है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे। इन्होंने एक एक प्लांट लिया था, कोरेंस ने, हुगो दी वेरिस ने, लेकिन जो टेशमार्क है उन्होंने अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्या किया, वर्कआउट किया। ओके। और मेंडल का जो वर्क है वो रिडिस्कवर कर दिया। अभी रीजंस फॉर द मेंडल सक्सेस। मेंडल का जो वर्क था, ग्रिगर जॉन मेंडल का जो वर्क था, उसको सक्सेस क्यों मिला। उन्होंने क्या किया था, ही अप्लाइड द स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एनालिसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जो पूरे एक्सपेरिमेंट किए थे उनके गार्डन पी प्लांट पे, उसके जो उनको रिजल्ट्स मिले, उस रिजल्ट्स में उन्होंने क्या किया, स्टैट का अप्लाई किया, मैथमेटिकल लॉजिक उन्होंने उसमें क्या किया, यूज़ किया। मतलब उन्होंने जो एनालिसिस किया रिजल्ट का कि रिजल्ट कैसे आए, वो एनालिसिस करने के लिए उन्होंने यूज़ क्या किया, स्टैट यूज़ किया। ओके। टू प्रूव द एक्यूरेसी एक्सप्लेन, उनके एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वहाँ पे स्टैट का यूज़ किया। ओके। ही केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जितने सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स उनके पास रिकॉर्डेड थे, ईच एक्सपेरिमेंट के। अभी हमने बताया कि उन्होंने पूरे 7 सालों तक वर्क किया, 1856 टू 1863। तो ये पूरे 7 सालों में उनको जितने सारे रिजल्ट्स मिले वो पूरे के पूरे उनके पास मेंटेन थे। ओके। उसके बाद उन्होंने जो प्लांट्स पे वर्कआउट किया तो एक टाइम पे उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स लिए। ऐसे नहीं कि एक प्लांट लिया, एक प्लांट पे वर्क किया, या 10 प्लांट लिए, 10 प्लांट पे वर्कआउट किया। हज़ारों की संख्या में उन्होंने प्लांट्स लिए और उस पर उन्होंने क्या किया, वर्कआउट किया। ओके। तो ये जो सैम्पल साइज थी उनकी वर्कआउट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये ज़्यादा थी, इसलिए एरर्स उसमें क्या हो जाएंगे, कम होंगे। जितनी सैम्पल साइज हम ज़्यादा लेंगे उसमें एरर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके। उसके बाद उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया एंड उन्होंने क्या किया, जो रिजल्ट है उन्होंने पूरे, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट के उनके जो रिजल्ट्स मिले उन्होंने फिर से उनको क्रॉस चेक किया कि वो रिजल्ट जो मिले हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो ये सारे जो रीजंस है इसकी वजह से मेंडल जी को क्या मिला, सक्सेस मिला। ओके। ना अभी उनको सक्सेस तो मिला, लेकिन जब उन्होंने वर्कआउट किया, मतलब उनका वर्कआउट खत्म हुआ था 1863 में, उसके बाद उनको रिकॉग्निशन किसी का भी रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला। उस टाइम पे हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बोलते थे। उनके मौत के बाद 16 साल बाद उनका वर्क क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ। मतलब उनके वर्क करने के 34 साल बाद उनका वर्क क्या हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ। तो इसके क्या रीजन है, उस टाइम पे क्या था। अभी इस टाइम में हम देखते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो हम क्या करते हैं, नेट पे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, नेट पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या किसी को कुछ उनका वर्क एक्सप्लेन करना है वो यूट्यूब पे डाल देता है। उस टाइम पे ना तो यूट्यूब था ना तो इंटरनेट था, सो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। तो ईजी कम्युनिकेशन उस टाइम पे नहीं था, इसलिए भी उनका वर्क जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ। दूसरे बात, सेकेंडली द कंसेप्ट इज द फैक्टर्स एज द डिस्क्रीट यूनिट। उन्होंने उनके जो रिजल्ट्स मिले उन्होंने क्या कहा कि जो जीन्स वगैरह ट्रांसफर होते तो उनको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। तो उनका जो ट्रेड्स है वो जो कैरी आउट करते हैं या जो जीन्स है उसकी टर्म वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए उनका वर्क एक्सेप्ट नहीं हुआ या एक्सप्लोर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उनके जो एक्सपेरिमेंट है उसके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए उसमें उन्होंने स्टैट यूज़ किया था, मैथ यूज़ किया था। तो उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हम मैथ बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे कंसिडरेशन क्या था कि बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, मैथ अलग सब्जेक्ट है, हम बायोलॉजी में मैथ की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है, हम यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए भी उनका वर्क जो है एक्सप्लोर नहीं हुआ। और उन्होंने मेंडल ने जो कहा कि ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे, जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे, तो ये जो फैक्टर उन्होंने नाम दिया था, जीन को नाम दिया था उन्होंने फैक्टर।
तो इसका कुछ भी फिजिकल प्रूफ मेंडल नहीं दे पाए, इसलिए भी उनका वर्क जो है वो एक्सप्लोर नहीं हुआ 34 ईयर्स के लिए। ओके, तो ये सारे उसके रीजंस है। नो, हमने जो कहा कि वह पूरे मेंडल्स जी ने जो वर्कआउट किया था वो किया था पायसम सटावन पे, दैट इज द गार्डन पी प्लांट पे। तो उन्होंने वही प्लांट क्यों सेलेक्ट किया? पूरे 7 साल तक उन्होंने इस प्लांट पे वर्कआउट किया, तो बहुत सारे प्लांट्स थे, दूसरे फ्लावरिंग प्लांट भी थे, कॉरन्स ने भी दूसरे फ्लावरिंग पार्ट यूज़ किए थे, प्लांट्स यूज़ किए थे, लेकिन मेंडल जी ने यही प्लांट सेलेक्ट क्यों किया? तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। तो उसके रीज़न जो है उसमें फर्स्ट रीज़न जो है, एक तो एक ये है हमारा एनुअल प्लांट है, उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो शॉर्ट रहता है, थोड़े टाइम पे तक ही जिंदा रहता है, दैट इज़ ओनली फॉर 2 to 3 months। मतलब इसकी लाइफ साइकिल 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाती। तो ये जो शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, बार बार हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा प्लांट लिया कि जो 4 4 साल तक जिंदा रह सकता है, तो उसके पूरे कैरेक्टर स्टडी करने के लिए एक प्लांट के स्टडी करने के लिए हमें 4 साल तक रुकना पड़ेगा। तो इससे तो हम पूरे बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया जिसका लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट टाइम का है। ओके, मतलब उसमें हम मेनी जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। अभी ये छोटा प्लांट है इसलिए हम उसे कहीं पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं, छोटी जगह पे भी कल्टीवेट कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया हमें नहीं लगता। ओके, उससे इम्पोर्टेंट और एक कैरेक्टर जो है उसमें जो है इस पी प्लांट में है, इट हैज़ सेवरल पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब हाइट जो है उसमें हम कंसिडर करेंगे हाइट, तो उसमें टॉल भी रहते हैं प्लांट्स, डॉर्फ भी रहते हैं, ये रहते, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं, मतलब अलग अलग ट्रेड्स रहते, कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसके ट्रेड्स जो है वो अलग अलग है। ओके, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगेन दूसरा जो रीज़न है, ये जो गार्डन पी प्लांट है वो है हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन है लेकिन उसको हम क्रॉस पॉलिनेटेड भी कर सकते हैं। हमें मालूम है सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नेचुरली हो जाता है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करने, तो जब हमें चाहिए, जैसे चाहिए हमें उसे क्रॉस पॉलिनेट करना होगा, तो इस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। एंड हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है, तो इस प्लांट पे हम क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये प्लांट सेलेक्ट किया। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, मतलब हमें प्रोजेनी बहुत ज़्यादा नंबर में मिल सकती है। उसके बाद इस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो जो है वो सफिशिएंटली क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, और ये लार्ज साइज़ के हैं इसलिए हमें इमेस्कुलेट कर सकते हैं, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हम इजीली कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम इसमें इजीली कर सकते हैं ड्यू टू द लार्जर साइज। तो इस वजह से उन्होंने मेंडल जी ने क्या किया, गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, ये है हमारे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विद इन द पी प्लांट जो कि मेंडल जी ने सेलेक्ट किए थे। ओके, तो इसमें हमने कैरेक्टर्स दिए वाले हैं, कैरेक्टर्स 7 थे, और जो ट्रेट्स है वो है तुम्हारे 14 ट्रेट्स है और कैरेक्टर 7 है। ये बात हमेशा याद रहना कि कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो कैरेक्टर्स है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, और जो ट्रेट्स है 14। ओके, तो जो ट्रेट्स रहते हैं वो रहता है डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। तो हर एक कैरेक्टर में क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है जो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों भी कंडीशन में क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। ओके, उसका एक्सप्रेशन रेट ज़्यादा रहता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो कम एक्सप्रेस होता है उसको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। ओके, तो अब उसमें है पहला कैरेक्टर है हमारा शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड में है राउंड और रिंकल्ड, जो राउंड है वो है डोमिनेंट ट्रेट, जो रिंकल्ड है वो है रेसेसिव ट्रेट। उसके बाद है कलर ऑफ सीड, सीड का जो कलर रहता है, तो येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। उसके बाद है कलर ऑफ पॉड, तो पॉड कलर में है ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो रेसेसिव, मतलब इसमें कॉन्ट्रास्ट है, कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट है और कलर ऑफ पॉड्स में क्या है, ग्रीन डोमिनेंट है। ओके, उसके बाद है शेप ऑफ पॉड्स, तो शेप ऑफ पॉड्स में फुल जो है वो डोमिनेंट है और द कंस्ट्रिक्टर जो है वो रेसेसिव है। उसके बाद है हमारे प्लांट हाइट, प्लांट हाइट में टॉल जो है वो डोमिनेंट है और शॉर्ट और डॉर्फ जो है वो है रेसेसिव। उसके बाद है पोजिशन ऑफ फ्लावर, तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में है टर्मिनल और एक्सियल, ऐसे दो है। ओके, उसके बाद है फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में पर्पल जो है वो डोमिनेंट है और जो वाइट है वो है रेसेसिव। तो ये है मेंडल ने सेलेक्ट किए हुए 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच आर ऑब्जर्व विद इन द पी प्लांट।
सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो है मेंडल की वर्क की। उसके बाद की जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट मेंडल ने वर्कआउट कैसे किया, उनका हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उसमें से स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप्स थ्रू जाकर उन्होंने ये हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया 7 ईयर्स में। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।